Assalamu alaikum. Welcome to management lecture. As you know, we are studying the chapter Motivating Employees. And today I will tell you about one of the contemporary theories of motivation, which is equity theory. Equity theory is super easy and you will get complete notes and guideline on this theory in this tutorial. So let's get started. Adams' equity theory, also known as equity theory of motivation, was developed in 1963 by John Stacey Adams, a workplace behavioral psychologist. जॉन स्टेसी एडम्स ने इक्विटी थ्योरी को 1963 में पेश किया, ठीक है। और जॉन स्टेसी एडम्स कौन था? एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट था। इक्विटी थ्योरी बेसिकली क्या है? कंटेम्पोरेरी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. So this is the picture of John Stacey Adams. Now let's see what Adams' equity theory says. Equity theory proposes that employees compare what they get from a job in relation to what they put into it, and then they compare their input outcomes ratio with the input outcomes ratio of relevant others. सो इक्विटी थ्योरी बेसिकली क्या कह रही है? इक्विटी नाम से जाहिर है ना कि इंसाफ की बात करना, ठीक है, बैलेंस होना किसी भी चीज़ का। इक्विटी थ्योरी बेसिकली क्या कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ जब भी कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं उस पर वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है। जब वो मेहनत करते हैं, टाइम पुट करते हैं, एफर्ट करते हैं उस टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, तो लास्ट में वो क्या करते हैं? अपने इनपुट्स को और आउटकम्स को दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि क्या उन्होंने जितना टाइम उसमें पुट किया है उस टास्क को परफॉर्म करने में, क्या उन्हें उसके अकॉर्डिंग सैलरी दी जा रही है या नहीं दी जा रही। और अगर ऐसा है कि उन्हें उनके इनपुट्स के अकॉर्डिंग सैलरी मिल रही है, तो फिर वो क्या करते हैं? फिर वो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के साथ अपनी सैलरी को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। उनकी इनपुट्स आउटकम्स रेशियो को अपने इनपुट आउटकम्स रेशियो से कंपेयर कर रहे होते हैं और फिर वो देखते हैं कि क्या अब बैलेंस है या नहीं है। तो इक्विटी थ्योरी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय की इनपुट्स और आउटकम्स इनके दरमियान बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। एज यू सी इन दिस पिक्चर कि एम्प्लॉय अपना हार्डवर्क, अपनी मेहनत पुट करता है किसी भी टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, एंड देन उसे उसके अकॉर्डिंग पे किया जाता है, ठीक है। उसको बोनस मिलता है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं ताकि इनपुट्स आउटकम्स रेशियो जो है वो बैलेंस हो सके, ठीक है। और इसका बैलेंस होना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ साथ मोटिवेशन भी प्रोवाइड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही आपको एक ऑर्गेनाइजेशन जॉब ऑफर करती है। सैलरी कितनी है? $60,000। ओ माय गॉड! तो ये तो आपकी ड्रीम थी ना कि आपको ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छी खासी अमाउंट पर जॉब ऑफर हो। तो आपकी वो ड्रीम तो फुलफिल हो गई, आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, आप मोटिवेटेड हैं, आप कहते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा काम करना है, मैंने सबका दिल जीत लेना है, मैंने बहुत अच्छा टास्क परफॉर्म करना है ताकि मुझे मज़ीद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। आप 1 महीना उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, आपको फर्स्ट सैलरी मिल गई है, आपको पता चलता है कि आपकी क्लास फेलो को भी सेम पोस्ट पर सेम जॉब ऑफर हुई है, लेकिन किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और सैलरी पैकेज कितना है? $65,000। आपका सैलरी पैकेज कितना था? $60,000। काम तो दोनों सेम कर रहे हैं ना, रिजल्ट्स भी दोनों के सेम आए हैं, एक ही कॉलेज से पढ़ा है, लेकिन आपको कितनी सैलरी मिल रही है? $60,000, और आपकी क्लास फेलो को कितनी सैलरी मिल रही है? $65,000। तो आप जो है ना वो उस चीज़ से डिसहार्ट हो जाते हैं। जो आपको इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिली होती है, इतनी ज़्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन मिली होती है और आप बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं, अपनी जॉब को लेकर एक्साइटेड होते हैं। हालांकि $60,000 बहुत बड़ी रकम है न्यूली ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, लेकिन जब आप उसकी सैलरी देखते हैं ना तो फिर आप डिसहार्ट हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि मैंने भी तो उसी कॉलेज से पढ़ा है, मुझे क्यों नहीं सेम चीज़ ऑफर हुई, ठीक है, यानी उसको क्यों $65,000 का पैकेज मिल रहा है। तो वहाँ पर जो है ना वो एम्प्लॉय डिसहार्ट होता है और वो वैसा काम नहीं करता जैसा वो पहले कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पर इक्विटी थ्योरी क्या कह रही है कि एम्प्लॉय की इनपुट्स और आउटकम्स के दरमियान बैलेंस होना चाहिए, और ये सब कुछ इन कंपैरिजन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। सो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज द कंपैरिजन।
परसीव्ड रेशियो कंपैरिजन, इसके अंदर बेसिकली 3 केसेस डिस्कस किए गए हैं. नंबर 1, आउटकम्स इनपुट रेशियो ऑफ ए इज लेस देन आउटकम्स इनपुट रेशियो ऑफ बी. पर्सन ए और पर्सन बी दो एम्प्लॉयज हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनका ताल्लुक है, सेम पोस्ट पे काम करते हैं. पर्सन ए की इनपुट आउटकम रेशियो जो है वो लेस देन है पर्सन बी से. तो इस केस में क्या है कि एम्प्लॉयज को जो रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं, उसको जो पे दी जा रही है वो बैलेंस नहीं है. ठीक है, वो क्या है, अंडर रिवॉर्डेड. सेकेंड केस क्या है कि आउटकम्स इनपुट रेशियो ऑफ ए इज इक्वल टू आउटकम्स इनपुट रेशियो ऑफ बी. सेकेंड केस के अंदर इनपुट आउटकम रेशियो ऑफ ए इज इक्वल टू इनपुट आउटकम रेशियो ऑफ बी. ठीक है, यानी ए और बी इक्वल एफर्ट्स पुट कर रहे हैं और उनको रिवॉर्ड्स भी इक्वल मिल रहे हैं. दिस इज व्हाट बेसिकली इक्विटी थ्योरी प्रपोज्ड. अब पर्सन ए और पर्सन बी अपनी अपनी जॉब से सेटिस्फाई है, मोटिवेटेड है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने गोल को अच्छे से अकम्प्लिश करने के लिए मेहनत कर रहे हैं. ठीक है. थर्ड केस क्या है कि आउटकम इनपुट रेशियो ऑफ ए इज ग्रेटर देन आउटकम इनपुट रेशियो ऑफ बी. यानी ए पर्सन की आउटकम और इनपुट ज़्यादा है एज कंपेयर टू बी. तो यहाँ पर भी क्या है, इनइक्विटी है, ओवर रिवॉर्डेड सिचुएशन है. So this is basically equity theory demonstrate. So let's move on and see what is the next. If an employee perceives her ratio to be equitable in comparison to those of relevant others, there is no problem. However, if the ratio is inequitable, she views herself as under-rewarded or over-rewarded. When inequities occur, employees attempt to do something about it. The result might be lower or higher productivity, improved or reduced quality of output, increased absenteeism or voluntary resignation. आई होप कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी अगर अभी तक आप लोग इक्विटी थ्योरी को मेरे साथ पढ़ रहे हैं. जब एम्प्लॉय अपनी सैलरी को, अपनी इनपुट्स को कंपेयर करता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की सैलरी और इनपुट से, तो वो देखता है कि सब कुछ इक्वल है. यानी उसको जितनी उसको सैलरी मिल रही है उसकी इनपुट्स के अकॉर्डिंग उतनी ही सैलरी उस एम्प्लॉय को मिल रही है. तो वहाँ पर कोई मसला नहीं है, एम्प्लॉय अपनी जॉब से मुतमईन है. लेकिन अगर काम ऊपर नीचे है, ठीक है, यानी या तो वो ओवर रिवॉर्डेड है या फिर अंडर रिवॉर्डेड है, तो वहाँ पर एम्प्लॉय जो है वो डिसहार्ट होता है, एम्प्लॉय की जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो कम हो जाती है. तो इन केसेस के अंदर एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी मुतासर होगी. एम्प्लॉय ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में गैर हाजिर होगा. ठीक है, वो रिज़ाइन देगा वॉलंटरी अपनी रजामंदी से. ठीक है, ये रेशो भी इंक्रीज हो सकती है अगर एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती. सो नेक्स्ट इज रेफरेंस. The person, systems or selves against which individuals compare themselves to access equity. एम्प्लॉयज़ अपनी सैलरी को, अपनी इनपुट रेशियो को बाकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के साथ कंपेयर करते हैं और इक्विटी हासिल करने की कोशिश करते हैं. सो रेफरेंस में 3 कैटेगरीज को बेसिकली डिस्कस किया गया है, पर्सन, सिस्टम एंड सेल्फ. The persons category includes other individuals with similar jobs in the same organization but also includes friends, neighbors or professional associates. Based on what they hear at work or read about in newspapers or trade journals, employees compare their pay with that of others. पर्सन कैटेगरी के अंदर इंडिविजुअल क्या करता है, ऐसे लोगों के साथ खुद को कंपेयर करता है जो कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में सेम पोस्ट पर काम कर रही होती हैं. वो उसके नेबर हो सकते हैं, उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसके दूसरे प्रोफेशनल कलीग्स हो सकते हैं. ठीक है, एट्सेट्रा. वो इनके बारे में न्यूज़पेपर में से सुन सकता है. और ये सब कुछ किस पे बेस कर रहा होता है कि उसने न्यूज़पेपर में सुना है, ठीक है, सोशल मीडिया पे देखा है, रिसालों में पढ़ा है, एट्सेट्रा. एम्प्लॉय दूसरों के साथ अपनी सैलरी को कंपेयर कर रहा होता है जो कि सिमिलर जॉब पोस्ट पर होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कैटेगरी है सिस्टम. द सिस्टम इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशनल पे पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड एलोकेशन. अब वो अपनी सैलरी को किससे कंपेयर कर रहा है, सिस्टम की पॉलिसीज से. ठीक है, जो कि उन्होंने पहले से डिफाइन किए होते हैं. ठीक है. एंड थर्ड कैटेगरी इज सेल्फ. द सेल्फ कैटेगरी रेफर्स टू इनपुट आउटकम रेशियो दैट आर यूनिक टू द इंडिविजुअल. It reflects past personal experiences and contacts and is influenced by criteria such as past jobs or family commitments.
और थर्ड कैटेगरी क्या है, सेल्फ, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय ने पास्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसके अकॉर्डिंग उसको बोनस मिल रहा है, उसको अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, उसकी पे में इजाफा किया जा रहा है ताकि एम्प्लॉय मोटिवेट हो और उससे ज़्यादा अच्छे से काम लिया जा सके. सो दिस इज टोटली डिफरेंट कैटेगरी एंड बेसिकली यूनिक टू द इंडिविजुअल. आई होप कि आपको 3 डिफरेंट कैटेगरीज की समझ आ गई होगी. नंबर 1 इज पर्सन, नंबर 2 इज सिस्टम एंड नंबर 3 इज सेल्फ. So next slide is distributive justice. Equity theory focused on distributive justice, which is the perceived fairness of the amount and allocation of rewards among individuals. इक्विटी थ्योरी किसके ऊपर फोकस कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के ऊपर फोकस कर रही है, यानी एम्प्लॉयज़ को जो रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं उसके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको पे मिल रही है, उसको बोनस दिया जा रहा है, और इस सब चीज़ों के अंदर भी इक्विटी होनी चाहिए, सब चीज़ों के अंदर भी जस्टिस होना चाहिए. तो इस चीज़ पर भी इक्विटी थ्योरी फोकस कर रही है कि सब एम्प्लॉयज़ को इक्वल राइट्स असाइन हों. ठीक है. सो नेक्स्ट इज प्रोसीजरल जस्टिस. Procedural justice, which is the perceived fairness of the process used to determine the distribution of rewards. This research shows that distributive justice has greater influence on employee satisfaction than procedural justice. Procedural justice में क्या होगा, एक पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग उस पर्सन को जज किया जाएगा एंड देन उसको रिवॉर्ड्स असाइन होंगे. तो रिसर्च क्या कह रही है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है एज कम्पेयर टू प्रोसीजरल जस्टिस. While procedural justice tends to affect an employee's organizational commitment, trust in his or her boss, and intention to quit. एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन से जो कमिटमेंट हुई होती है, जो उनका ट्रस्ट होता है, इस सब चीज़ों के ऊपर प्रोसीजरल जस्टिस जो है वो अफेक्ट हो रहा होता है. ठीक है, असरअंदाज हो रहा होता है, और एम्प्लॉय जो है वो बेसिकली ट्रस्ट कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, अपने बॉस के ऊपर, कि उसे जो वो एफर्ट पुट करेगा, ठीक है, उसको उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे. ठीक है, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर वो जॉब छोड़ देगा. ठीक है. सो नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट आर द implications फॉर मैनेजर्स? They should consider openly sharing information on how allocation decisions are made, follow consistent, unbiased procedures, and engage in similar practices to increase the perception of procedural justice. By increasing the perception of procedural justice, employees are likely to view their bosses and the organization as positive even if they are dissatisfied with pay, promotion and other personal outcomes. मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ के साथ फेयर होना पड़ेगा. अनबाइस्ड प्रोसीजर्स, जो भी सारा प्रोसेस होगा उसमें इंसाफ को मद्देनज़र रखा जाएगा. ठीक है, यानी जिस भी अकॉर्डिंग एम्प्लॉय के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, उसको कोई भी टास्क असाइन करना है, ठीक है, जो भी डिसीजन लेना है, वो सब कुछ जस्टिस के अकॉर्डिंग हो. ठीक है, जब ये सारा प्रोसेस जो है वो जस्टिस के अकॉर्डिंग होगा, तो एम्प्लॉय अगर अपनी पे से, प्रमोशन से, पर्सनल आउटकम से डिससेटिस्फाई भी हैं, यानी उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनपुट्स के अकॉर्डिंग पे नहीं किया जा रहा, उनको प्रमोशन नहीं दी जा रही, उनको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं असाइन हो रही, तो फिर भी वो ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिव लेने की कोशिश करेंगे. वो अपने बॉस के लिए, मैनेजर के लिए एक पॉजिटिव व्यू रखेंगे. ठीक है, इस केस में जब सब कुछ जस्टिस के अकॉर्डिंग हो रहा होगा. ठीक है, आई होप यू गेट द आइडिया ऑफ व्हाट इज प्रोसीजरल जस्टिस. नाउ इन कंक्लूजन ऑफ इक्विटी थ्योरी, एडम्स इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन सेज दैट टू बी मोटिवेटेड, individuals need to perceive that the rewards they receive for their contributions are fair, and these rewards are similar to those received by their peers. If individuals perceive that their rewards are not fair, they will feel distressed and try to change things to create a sense of fairness. एडम्स इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या कह रही है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने रिवॉर्ड्स को, अपनी कंट्रीब्यूशंस को पीयर के रिवॉर्ड्स और कंट्रीब्यूशन से कंपेयर करते हैं. अगर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को मोटिवेट रखना चाह रही है, तो फिर उन्हें एम्प्लॉय को ये यकीन दिलाना होगा कि जो उनकी कंट्रीब्यूशन और सैलरी है वो बिल्कुल सिमिलर है पीयर्स की सैलरी और कंट्रीब्यूशंस के. अगर एम्प्लॉयज़ के रिवॉर्ड्स और कंट्रीब्यूशंस फेयर नहीं होंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो जॉब से डिससेटिस्फाई होंगे, वो मोटिवेट नहीं होंगे, वो अपने टास्क अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे और ख़ुद से चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करेंगे. और उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, वो जॉब से गैर हाजिर हो सकते हैं. ठीक है, वो रिज़ाइन दे सकते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन इक्विटी. आई होप कि आपको एडम्स इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी रिलेटेड टू दिस थ्योरी, पुट इट इन कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू.
And don't forget to subscribe this channel for amazing management lectures. Happy learning!